हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हमें सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है बच्चों, हम सॉल्यूशन के पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जो चीज़ें कवर करी हैं उसमें है सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अपन कैसे लेते हैं, और उसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ओके, नाउ वी हैव टू सी टुडे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होती है वो हमें देखनी है। तो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में क्या है बच्चों, बहुत सारी गैसेस होती हैं वो सॉल्वेंट में सॉल्यूबल तो होती है, लेकिन कुछ कम सॉल्वेंट होती है, कुछ कम सॉल्यूबल होती है और कुछ ज्यादा सॉल्यूबल होती है। तो वो किस एक्सटेंट तक सॉल्यूबल है वो हमें स्टडी करनी है। देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस in liquid is measured by their absorption coefficient। ठीक है, तो बच्चों अपन है ना इसको कैसे मेजर करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को अपन किस से मेजर करते हैं, अपन उसके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से मेजर करते हैं। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को बच्चों अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। अब अपन बच्चों समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है बच्चों किसी भी गैस के लिए उसका कितना मिलीमीटर में वॉल्यूम पर मिलीमीटर ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एसटीपी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं। द एब्जॉर्प्शन क्या होता है गैसेस का लिक्विड में, कि गैसेस का जो मिलीमीटर में वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट के 1 मिलीलीटर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और जो टेम्परेचर है हमारा जो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम डिसॉल्व है। इट मींस वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट टेम्परेचर एंड एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर। मतलब गैसेस का वॉल्यूम 1 मिलीलीटर सॉल्वेंट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पे कितना डिसॉल्व है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो स्मॉल v है, यहाँ पे जो ये स्मॉल v है दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर। कैपिटल V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर, that is P is pressure in atmosphere। और बच्चों यूजुअली हमें जो ये लेना है ना, तो हमें वो एट एसटीपी लेना है, तो मतलब प्रेशर हमें कितना रखना है यूजुअली 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे एसटीपी पे कर रहे हैं। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, V अपॉन VP। Okay, where V is volume of gas in milliliter, capital V is volume of solvent in milliliter and P is pressure in atmosphere। Okay बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है। जैसे है ना, आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना वाटर में डिसॉल्व रहती है। ठीक है, जिससे अपन सोडा बनाते हैं, तो वो कभी कम सॉल्युबल वो जैसे वाटर में सॉल्युबल होती है, ऐसे ही हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस वाटर में कम सॉल्युबल होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं लिक्विड्स में डिसॉल्व होने में।
ठीक है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है वो हमें अपने को स्टडी करना है। पहले तो हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से करते हैं अपन मेजर, ठीक है। फिर आप अपने को स्टडी करना है कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को अफेक्ट करते हैं इन लिक्विड्स में, ठीक है बच्चों। चलें आगे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर लेना है अपने को गैस का लेना है, वो तो समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि प्रेशर गैस का ही होता है। ओके, इसको मैं एक बार थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, प्रेशर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर। ओके बच्चों, क्लियर है। तो चले द फैक्टर्स, नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होपफुली क्लियर है आपको कि अपन किसके लिए अपन स्टडी करते हैं इसको, अपन स्टडी करते हैं इसको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स का मेजरमेंट, कितना डिजोल्व है उसकी मेजरमेंट के लिए अपन इसको स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। So we are studying factors affecting solubility of gases in liquid। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में। तो बच्चा अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट में बच्चों अपन को क्या याद रखना है, दो इसमें चीजें हैं। पहला चीज है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, दो फैक्टर हैं इसके अंदर भी, द गैसेस विच इज इजीली लिक्विबल इज मोर सॉल्यूबल। तो गैस जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वो ज्यादा सॉल्यूबल होती है रादर देन जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल CO2 इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन O2 एंड H2। तो ये जो अपन बच्चों ये जो ले रहे हैं एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का। आप सोडा वोडा पीते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि CO2 गैस डिजॉल्व रहती है ना। तो वो क्या होता है, CO2 गैस ज्यादा डिजॉल्व इसमें इसलिए रहती है क्योंकि वो इजीली लिक्विबल है रादर देन O2 एंड H2 के। सेकेंड फैक्टर जो आता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट में, दैट इज द गैस combine with the solvent। तो इसका जो बच्चों एग्जाम्पल है कंबाइन, या इसको आप बोल सकते हो द गैस रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, तो जो गैस ज्यादा रिएक्ट करती है सॉल्वेंट से is the gas react with solvent is higher soluble। तो गैस जो एक तो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है वो कम सॉल्यूबल होती है, और जो गैस ज्यादा रिएक्ट करती है वो जो गैस रिएक्ट करती है सॉल्वेंट के साथ वो ज्यादा सॉल्यूबल होती है। तो ये दो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे HCl is more soluble in water, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो इसका,
NH3 जो अमोनिया गैस है वो भी ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर में, क्योंकि ये रिएक्ट कर लेती हैं। कैसे रिएक्ट करेंगी? जैसे HCl वाटर में डिजॉल्व होके बच्चों क्या देता है? Cl- आयन देगा और हाइड्रोनियम आयन देता है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हैं बच्चों नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट में। पहला फैक्टर क्या है कि जो गैस ज़्यादा लिक्विफाइबल होती है वो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है रादर देन जो कम लिक्विफाइबल होती है, और इनके एग्जाम्पल अपन ने देखे। और सेकंड इसका फैक्टर है जो गैस रिएक्ट करती है सॉल्वेंट के साथ उसकी भी सॉल्युबिलिटी हाई होती है रादर देन जो गैस रिएक्ट नहीं करती है सॉल्वेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल HCl एंड अमोनिया विच इज मोर सॉल्युबल इज इवन मोर सॉल्युबल क्या विच इज हायर, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है। ओके बच्चों, तो ये फर्स्ट फैक्टर आपको क्लियर है। तो इस फैक्टर में अपन को मेनली ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि जो ज्यादा लिक्विडेबल होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगी, और जो ज्यादा रिएक्ट करेगी सॉल्वेंट के साथ वो ज्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है होपफुली। चलो, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फैक्टर। तो नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर। So next factor is second factor. It is temperature. ठीक है बच्चों, अब बच्चों टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है बच्चों? जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है ना वो डिक्रीज होती है, बिकॉज जो डिसॉल्यूशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाट आई एम सेइंग, एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग, as dissolution is exothermic reaction। ठीक है, तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि डिसॉल्यूशन जो होता है बच्चों एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपने घर में देखा होगा कि हम वाटर को जब बॉईल करते हैं, यहाँ पे ये बीकर है हमारा, ठीक है, और इसमें हमने वाटर को नीचे से हम बॉईल कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे कंटेनर होता है उस पे है ना एयर बाहर निकल के यहाँ पे आ जाती है क्योंकि डिसॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल, एयर जो डिजॉल्व होती है वाटर में वो बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, और जो एयर सॉल्यूबल थी वाटर में, दिस इज वाटर, दिस इज एयर, तो एयर मॉलिक्यूल्स बॉयल आउट। ठीक है, तो जैसे जैसे एक बीकर में ना आपने क्या रखा हुआ है, ठीक है, एक बीकर को आप बॉईल कर रहे हो, उसको ऊपर से आपने ढक रखा है। जैसे आपने देखा होगा घर में जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो एयर उसमें सॉल्युबल होती है वो बाहर आती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने देखा होगा कि एयर बाहर आके यहाँ पे है ना बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो एयर ही होती है ना। तो अपन को ये चीज याद रखना है कि टेम्परेचर के साथ में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप वाटर को बॉईल कर रहे हो और उससे एयर बाहर आती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये सारा एग्जांपल। अच्छा, अब है ना इसमें जब आप ना टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ठीक है,
अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, तो अपन को अभी पता है दिस इज सॉल्युबिलिटी एंड दिस इज टेम्परेचर। देखिए यहाँ हमारी सॉल्युबिलिटी, यहाँ टेम्परेचर है, तो इसका ग्राफ ऐसा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, का टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी गैसेस की लिक्विड में। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? सेकंड फैक्टर ये समझ में आया होगा। थर्ड फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ में भी हमने फैक्टर देखा है बहुत ज्यादा, दैट इज प्रेशर। So third factor is pressure. So this is most important factor of solubility of gases in liquid. ठीक है, तो बच्चों कोई गैस ना उस लिक्विड में कितना डिजॉल्व होगी वो डिपेंड करता है कि उसका लिक्विड के ऊपर प्रेशर कितना है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी गैस ज्यादा डिजॉल्व होगी। ठीक है, तो इसमें हमें बच्चों ये चीज याद रखनी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस is directly proportional to pressure of gas in liquid। ठीक है, तो जो solubility ऑफ गैस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें का क्या मीनिंग है कि गैस का जो प्रेशर है लिक्विड के ऊपर वो जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा सॉल्युबल होगी, है ना। व्हाट आई एम सेइंग, सॉल्युबिलिटी को अपन कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी को m से लिख रहे हैं, दैट इज मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन per unit volume of solvent। ठीक है, और P is pressure of gas। तो यहां पे लॉ क्या कहता है, M is proportional to P। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो उतनी ज्यादा डिजॉल्व होगी। यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस हमें किसमें लेना है, प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, व्हेन सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, वो उतनी ज्यादा डिजॉल्व होगी, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और जब इसको हटाते हैं तो हमें यहाँ पे एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाना है, तो हमारे पास एक ये लॉ आता है m इज इक्वल्स टू Kp। इसको कई बार S भी बोलते हैं, S मीन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू Kp वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको बच्चों कई बार अपन बोलते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ बच्चों क्या कहता है कि solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas in the solvent। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस उसमें डिजॉल्व होगी, सॉल्वेंट में उतना ज्यादा ही सॉल्यूबल होगी। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आते हैं हेनरी लॉ के। अभी इसका एक और फॉर्म भी देखेंगे हेनरी लॉ का। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर है?
ठीक है। के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे पी और जो एम और पी की यूनिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग के की यूनिट्स आ जाएंगे। लेट सपोज अगर पी एटमॉस्फेयर में है और एम ग्राम पर लेट सपोज ग्राम पर लीटर में है या ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो इसकी यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, ग्राम पर लीटर पर एटमॉस्फेयर आ जाएगी, ताकि कैंसिल होकर यूनिट सेम रहे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, अब अपन इसको कंपेयर करते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये चीज समझ ली कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ गैस के। ठीक है, अब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, हमारे पास इक्वेशन है m इजिकल्स टू के पी, आप मैथ्स में पढ़ चुके हो। वी विल कंपेयर इट एज y इज इक्वल्स टू एम एक्स। वाई इजिकल्स टू एम एक्स क्या होती है, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, तो ये जो है ये एक लाइन है, तो बच्चों ये N2 के लिए है और ये O2 के लिए है। तो बच्चों यहां पे आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहां पे K क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, यहां पे हमारा क्या बनेगा, प्रेशर, और यहां पे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे ये जो आएगा इसका स्लोप, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मान लो एन ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर इज N2 एंड दिस इज K ऑफ O2। ओके, समझ में आ गया बच्चों। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, K ऑफ O2 इज ग्रेटर देन K ऑफ N2, और दोनों लाइन क्या करेंगे बच्चों, ओरिजिन से पास करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जिसका ज्यादा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो गैस उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगी, और उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर, वो गैस जितना ज्यादा के होगा वो उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगी। पार्शियल प्रेशर के बारे में भी नहीं बोल सकते अपन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ओके, आगे बढ़े। अब बच्चों क्या होता है, कई बार हेनरी लॉस का ये सेकंड है। अब है ना, एक ये तो हमने सिर्फ सॉल्युबिलिटी तब पढ़ी थी जब एक सिंगल गैस है सॉल्वेंट में, ठीक है, तो गैस में सॉल्वेंट में एक सिंगल गैस ही है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये सॉल्वेंट है, ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट। अब इसमें ना एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। लेट अस सपोज अपन कह देते हैं यहाँ पे 3 गैस प्रेजेंट है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, ठीक है, और इन सबके अपने अपने पार्शियल प्रेशर होंगे, पी ए, पी बी, पी सी। तो पार्शियल प्रेशर अगर गैसेस यहाँ प्रेजेंट है तो इनके बच्चों मोल फ्रैक्शन भी होंगे। तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स है, इसका एक्स बी और इसका एक्स सी। So what is this? Partial pressure of gases. What is it? इसको थोड़ा सा उधर करके लिख लेते हैं। Partial pressure of gases. What is this? Mole fraction of gases. ठीक है बच्चों, ये पार्शियल प्रेशर है गैसेस का, मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, अब हेनरी क्या कहता है कि अगर सॉल्वेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं और वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं केमिकली, तो आप हेनरी लॉ को यहां भी अप्लाई कर सकते हो। और यहां हेनरी लॉ कैसे अप्लाई होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस
is directly proportional to the partial pressure of gas present in the solution. ओके, और जब इसको आप proportionality constant बच्चों हटाएंगे यहाँ पे, so that will be equals to k प्राइम p। मैं यहाँ पे k प्राइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि k अपन पहले उधर ले चुके हैं, और फिर जब इस k प्राइम को यहाँ अपन डिवाइड करेंगे, so that is 1 upon k प्राइम x and that is p is equals to, इस k प्राइम को हम एक नया कांस्टेंट लिखते हैं, that is x। तो हमारे पास बच्चों लॉ क्या आता है, p is equals to kh x, और यहाँ पे kh क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे kh क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, p क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, एंड x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। अगर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है तो अपन को इसका मोल फ्रैक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, तो हेनरी लॉ आपको इस फॉर्म में समझ में आया। ये वाला फॉर्म अपन को कब यूज करना है, जब हमारे पास एक सॉल्वेंट में दो या दो से ज्यादा गैस डिसॉल्व है, तो हम हेनरी लॉ इस फॉर्म में यूज करेंगे, p is equals to kh where kh is Henry law constant, x is mole fraction of gas and p is partial pressure of the gas। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो kh होता है ना, हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि हर सारी गैसेस के लिए सेम होगा। kh is Henry law constant and is different for different gases। ठीक है, हर एक गैस के लिए ये अलग अलग होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हमें हर एक गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट बताना चाहिए, तो हम यहाँ पे उनका पार्शियल प्रेशर फाउंड कर सकते हैं अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन गैसेस का है तो। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये सारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब तो बच्चों मेनली जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स को, मेनली 3 फैक्टर थे। कौन कौन से बच्चों, पहला नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर, एंड थर्ड वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज प्रेशर। ठीक है, तो अब अच्छा अपन आगे इसमें बात करते हैं। इस प्रेशर का ना अपन एग्जाम्पल क्या लें, प्रेशर कैसे, जैसे इसका एग्जाम्पल नहीं दिया अपन ने, तो इसका फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपन देखे बच्चों, अपन ने जब बाहर सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उनको बहुत है ना हाई प्रेशर में उसको पैक करते हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा डिजॉल्व होगी और उतना ही अच्छा लगता है सोडा पीने में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है कि उसको इतना अच्छे से पैक क्यों किया जाता है, इतना हाई प्रेशर पे पैक क्यों करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होगा CO2, तो उससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो उससे बहुत अच्छा सोडा बनता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेकंड इसका एग्जांपल जैसे ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना। तो ब्लड भी क्या एक तरह का लिक्विड है, और उसमें आपको पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 2 एग्जांपल हैं प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो ये अपन को याद रखने हैं। चलें आगे। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट है बच्चों लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। Okay, so next topic is limitation of Henry law। ये मिटा देता हूं, एक्चुअली अपन कंप्लीट कर चुके हैं इसे। ओके, सो नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या लिमिटेशन है हेनरी लॉ की, वो हमें स्टडी करनी है। So the pressure, फर्स्ट लिमिटेशन है प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट टू हाई
सेकंड, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द गैसेस should not chemically combine with the solvent, chemically combine with the solvent, तो गैस सॉल्वेंट के साथ कंबाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 लिमिटेशन है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैसेस उसके साथ केमिकली कंबाइन नहीं करनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब है ना, जो गैस अगर मान लो सॉल्वेंट के साथ कंबाइन कर लेती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये तो बच्चों लिमिटेशन है इसकी। मैं इसके अगर गैस केमिकली कंबाइन कर लेती, जैसे अमोनिया वाटर के साथ कंबाइन करके NH4OH बना देता है, तो अगर जहाँ ऐसे केसेस होती है, तो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी गैस केमिकली कंबाइन करती है सॉल्वेंट के साथ, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और वहाँ पे हेनरी लॉ इज नॉट फॉलोड, ठीक है। हेयर हेनरी लॉ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे ये कंबाइन कर जाती, क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चले आगे, तो ये 3 लिमिटेशन थे। अब बच्चों है ना, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है हेनरी लॉ की, वो हमें देखनी है। अभी हमने लिमिटेशन देखी, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन वही है जो मैंने बताया, सॉफ्ट ड्रिंक्स इज पैक्ड एट हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर पे पैक करते हैं? ताकि CO2 गैस की वाटर पे सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी आ सके। सेकंड, जैसे अगर बच्चों अगर आपने हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इज डिक्रीजेस इन द ब्लड, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में हीमोग्लोबिन में कम हो जाती है, तो उससे हमें एक प्रॉब्लम, वहाँ पे जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या है बच्चों? एक तरह की बीमारी है जिसमें क्या होता है, व्हेन यू नॉट थिंक प्रॉपरली, नॉट थिंक और एक्ट प्रॉपरली, जिसमें आप बहुत अच्छे से सोच और एक्ट काम नहीं कर पाते अच्छे से। तो हाई एल्टीट्यूड पर मेनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो इसलिए बच्चे कहीं भी हाई एल्टीट्यूड पे जाना चाहिए तो अपने को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई, जो सॉल्युबिलिटी होती है, सप्लाई तो नहीं, सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और ब्लड में अगर वो ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होगा तो उससे और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ओके बच्चे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का ब्लड में, ठीक है। सो दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब इस पे फटाफट 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। सो नाउ क्वेश्चंस ऑन हेनरी लॉ।
So next is questions based on Henry law. Okay, so we have the question 1. The question says calculate the concentration of CO2 in soft drink that is bottled at partial pressure of CO2 at 4 atmosphere over the liquid at 25 degrees Celsius. Okay, and question में given है the Henry law constant for CO2 in water at 25 degrees Celsius is 3.1 into 10 to the power minus 2 mole per liter per atmosphere. ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कैलकुलेट करनी है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, है ना। जब 25 डिग्री सेल्सियस पे जब इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, अपन मेन चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर कितना है, 4 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और किस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, और हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है इस टेम्परेचर पे, इतना है। तो हमें सारी चीजें पता लग गई बच्चों कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो हमारा कितना है, के। अब यहाँ पे के लेंगे, के एच लेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आ रही है, मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। तो हमें कौन सी कहना, सॉलिबिलिटी के लिए कैसा यूज करना है, एम इज इक्वल्स टू केपी वाला लॉ यूज करना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कैंसिल होगा और हमारा जो सॉलिबिलिटी आएगी वो मोल पर लीटर में आएगी। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर atmosphere. So we will apply the Henry law, m is equals to kp। कई जगह इसको s भी लिख लेते हैं बच्चों। तो k की वैल्यू क्या है, 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। और CO2 का पार्शियल, इसको अपन बच्चे यहाँ पे यूनिट भी लिख लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 4 एटमॉस्फेयर, ये से यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसकी हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 12.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 विच इज 0.124 मोल पर लीटर। सो दिस विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। ओके बच्चों, तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी इसमें हेनरी लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो मैं फिर अप कर देता हूं। So next question is the partial pressure
of ethane over a saturated solution containing 6.56 into 10 to the power minus 2 gram of ethene is 1 bar. Okay, if the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हेनरी लॉ पे सेकंड वन। तो इसमें बच्चों देखो पार्शियल प्रेशर है, इथेन की ही बात कर रहे हैं। तो पहला इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी गिवन है, ये 6.5 से इंटू 10 टू द पावर ग्राम ऑफ इथेन एज 1 बार इज अ सॉल्यूशन। पहले में जो गैस जितनी कितनी सॉल्युबल है इतनी सॉल्युबल है, ठीक है। दूसरे में सॉल्युबल इतनी है तो उसका पार्शियल प्रेशर पूछा है। तो गैस सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो हम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K सेम ले सकते हैं। तो मान लो कि पहले टाइम में सॉल्युबिलिटी S1 है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है, तो पार्शियल प्रेशर P1 ले रहे हैं। सेकेंड टाइम में S2 सॉल्युबिलिटी S2 है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर और गैस सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। सो S1 कितना है बच्चों, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम। S2 भी हमें फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर 1 बार, अपन डायरेक्टली इन्हीं यूनिट्स में रख रहे हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएंगी। सॉरी S2 अब गिवन है यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम, और इस पार्शियल प्रेशर P2 को हमें निकालना है। तो वो कौन से यूनिट में आएगा बच्चों, बार में आएगा, और P2 कितना आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो आवर P2 विल बी 5 अपॉन 6.56 बार। ओके, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.762 बार। ओके, सो दैट इज द आंसर। सो बच्चों दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो बच्चों आपको हेनरी लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हेनरी लॉ क्या होता है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, और इन पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये सारी चीजें बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी होपफुली। तो बच्चों अब आपको इसके बेस सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, टिल दैट टाइम। ओके बच्चों, गुड लक, गुड बाय, ओके, बाय बाय।